अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो पीएमएस से रिलेटेड कुछ लाई हूँ, एक रोड मैप लाई हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पीएमएस पंजाब की सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो वो लोग, और वैसे भी हर कोई जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होता है तैयारी करने से पहले कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से लें, कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो मैं आप लोगों के लिए जो है वो एक रोड मैप लेकर आई हूँ, एक शॉर्ट रोड मैप जिसको आप लोगों ने अपने मुताबिक जो है इसको खुद इसको फिर से ही मतलब कि दोबारा इसमें चेंजिंग्स आप लोगों ने करनी है। जस्ट मैं आप लोगों को एक मेन चीज जो है वो ये बताना चाह रही हूँ कि पीएमएस जो है बेसिकली उसमें हमारे पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, या मैं कंपलसरी मार्क्स की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग देखते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि उसमें एक पेपर हमारे पास एसए का होता है, इंग्लिश एसए का 100 मार्क्स का पेपर होता है। सेकंड जो है वो इंग्लिश का होता है, जिसमें हमारे पास प्रेसी आ जाती है, ट्रांसलेशन, इडियम्स, कम्प्रीहेंशन एक्सेट्रा आ जाते हैं, उसमें वो भी 100 मार्क्स का ही होता है। इसमें थर्ड पेपर जो है कंपलसरी सब्जेक्ट जो है हमारे पास वो उर्दू का होता है, 100 मार्क्स का। अनलाइक टू सीएसएस, उसमें हमारे पास उर्दू का सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पीएमएस पंजाब में जो है ये कंपलसरी है। तो उर्दू में भी एग्जैक्टली वही चीजें होंगी जो कि आपके इंग्लिश में, इंग्लिश के सब्जेक्ट में होंगी, यानी कि एस्से होगा, एक शॉर्ट सा एस्से होगा उर्दू का। उसमें भी आप लोगों को वहां पर जो है वर्ड्स मेंशन होंगे कि आप लोगों ने कितने वर्ड्स लिखने हैं। प्रसी होगी, एक पैरा दिया गया होगा जिसका हम लोग उर्दू में अक्सर कहते हैं खुलासा लिखना है, वो चीज होगी। एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएटिक वर्सेस, यानी कि ये भी हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स जब हम देते थे, मैट्रिक एफएससी, तब से हम लोग जो है ये सब करते आ रहे हैं। हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज, सॉरी, हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। तो हम लोग इजीली जो है इसको, इसकी प्रस्सी भी बना सकते हैं, इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा इसमें आप लोगों को मेहनत की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो पोइट्री होती है उर्दू में, तो उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो मुश्किल होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी कि आपने जो है वो डीपली वर्ड्स को जो है, सही उर्दू के वर्ड्स को, मुश्किल अल्फाज को जो है समझना होगा। फिर आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है उसकी ट्रांसलेशन करना और एक उसकी एक्सप्लेनेशन करना, ब्रीफली उसको बताना, ये चीज होगी। सेकेंडली ट्रांसलेशन भी होगी कि आपने, ट्रांसलेशन का ऐसे होगा कि इंग्लिश में आप लोगों के पास जो है वो उर्दू दी होगी, तो आपने उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट उसको करना है। उर्दू के पेपर में ये होगा कि आप लोगों को सेंटेंसेस उर्दू में दिए होंगे, सॉरी इंग्लिश में दिए होंगे, तो आप लोगों ने उनकी उर्दू करनी है। तो ऑटोमेटिकली वैसे तो दोनों पेपर की एक ही तरह है, तो इस पोर्शन में ऑटोमेटिकली आपके दोनों पेपर्स जो हैं, इंग्लिश उर्दू जो है वो कवर हो जाएंगे इस तरह से। अगर आप एक बाकायदा तरीकेकार से जो है एक अपना स्केड्यूल बना लें, टाइम टेबल वगैरह, तो उससे चलें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास इस्लामिक स्टडीज का होता है और नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स का है। तो इस्लामिक स्टडीज में भी बेसिकली यही चीजें होती हैं। आप लोगों जैसे कि हम लोग सीएसएस या फिर कोई अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई सभी बेसिक्स हमारे पास जो इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। फिफ्थ पेपर जो है वो पाक स्टडी का है, 100 मार्क्स का। सिक्स जो है वो जनरल नॉलेज का है, 100 मार्क्स का। तो यहाँ पर जो है 600 मार्क्स हो गए हमारे पास। और सातवें नंबर पर जो है वो एक आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है इस पोर्शन से, तो 200 मार्क्स का वो हो गया। तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स का मैंने यहाँ पर फिलहाल मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ, तो ये हमारे पास मार्क्स हो गए 800, 800 मार्क्स यहाँ से हमारे पास होते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने डेली बेसिस पर इसका किस तरह से स्केड्यूल बनाना है। तो अगर आपने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं की पीएमएस की, तो कोई बात नहीं, आज ही आप लोग अपना स्केड्यूल जो है वो सारा टाइम टेबल तैयार कर लें। वैसे तो ये अच्छा होगा, जैसे कि मैं तो अपने लिए ये करती थी कि एक टाइम रख दिया, हमारा ट्रेडिशनल एक टाइम टेबल, के जिस तरह के हमने इस टाइम में इस घंटे में ये काम करना है, नेक्स्ट घंटे को मेंशन कर दिया इसमें ये काम करना है। अगर आप वो उसको फॉलो नहीं कर सकते, इसे एग्जैक्टली आप उस ड्यूरेशन में काम नहीं कर सकते या जो भी है, तो फिर आप लोग जो है टाइम मेंशन ना करें, लेकिन अपने टास्क जो है, डेली टास्क
जो हैं वो आप मेंशन कर दें, और पूरे दिन में जब कभी भी आप फ्री हों तो उनके लिए स्पेशली आप खुद टाइम निकालें तो उनको करें जिस टाइम। तो इंग्लिश एसे और प्रेसी और उर्दू का भी यही मैं आप लोगों को एक ये मैंने बनाया है कि आप लोगों ने क्या करना है कि डेली बेसिस पर आप लोगों ने 10 वोकैब्स याद करनी है, 10 अल्फाज जो हैं मुश्किल वर्ड्स जो हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं डेली बेसिस पर। इनको याद करने का आसान तरीका है, वैसे तो ट्रिक्स भी हैं इनको वोकैब को याद करने के, लेकिन एक उनमें से भी सबसे आसान एक, या तो आप फ्लैश कार्ड्स बना लें, उस पर एक साइड पे आप जो है एक वोकैब लिख दें, कोई सा भी एक वर्ड लिख दें, और उसकी बैक साइड पे जो है आप खुद ही उससे रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड जो है वो सेंटेंसेस बनाएं, उसका मीनिंग भी लिखें, आपको पता हो कि मीनिंग इसका क्या है, आप सेंटेंसेस बनाएं। इस तरह से जब आप खुद लिखेंगे ना तो फिर वो एक चीज जो है आपको हमेशा के लिए याद रह जाती है। फिर उन फ्लैश कार्ड्स को जब आपके 10 डेली बेसिस पर आप 10 इस तरह के बनाएंगे, तो फिर ये भी होता है कि वो, क्योंकि वो फ्लैश कार्ड्स हैं तो इजीली आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं, तो फिर आप जो है उसकी रिवीजन बार बार किसी भी जगह पर जो है आसानी से कर सकते हैं। जितनी रिवीजन होगी उतना ज्यादा अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे, तो इतना ज्यादा टफ नहीं होता एग्जाम। यूजुअली जो है वो पास्ट पेपर से ही रिपीट होते हैं, या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि डॉन न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां से अगर आप लोग लिख लेते हैं, तो इस तरह से आप लोगों के लिए इजी होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर एक दिन में आप डेली आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 वोकैब याद करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। सेकेंडली जो है आप इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स को ले ले, 5 5 10 10 जितने आपसे हो सके आप उनको डेली बेसिस पर तैयार करें। इस तरह आपके ये वर्ड्स जो ये पोर्शन जो है आपको जो कहते हैं कि फ्री नंबर, जो मुफ्त में नंबर मिलते हैं, ठीक है, तो ये आप मुफ्त में आपको नंबर मिल जाएंगे अगर आपको अच्छी तरीके से आते हैं। और थर्डली आपने इंग्लिश में क्या काम करना है, इंग्लिश उर्दू दोनों में, कि आप जो है एक आर्टिकल ले लें, एक न्यूज़पेपर उठा लें, ठीक है, डॉन का ले लें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का ले लें, द न्यूज़ है वो, सॉरी द नेशन वो ले लें। तो इसमें जो है जो भी आपको जो है इजी लगे जिसकी लैंग्वेज पे, तो आप लोगों ने क्या करना है कि डेली बेसिस पर एक आर्टिकल जो भी आपको अच्छा लगे, सही है, या फिर आप ऐसे देखेंगे सबकी आप जब ऊपर से हेडिंग्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, मेन, तो वहां से आप लोगों को जो लगता है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, जो आपके एसे के से रिलेटेड होता है, तो वो जो है आप उसको उसको प्रिसाइज करें। जब आप अपने वर्ड्स में प्रिसाइज करते हैं, आपकी सिर्फ इंग्लिश की नहीं बल्कि करंट अफेयर की भी तैयारी साथ में हो जाती है, साथ में आप लोगों के एसे की भी, उसका मटेरियल भी आप लोगों के पास कलेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, तो सेकंड जो नंबर पर जो है वो इस्लामिक स्टडीज है, कि आप लोगों ने इस्लामियात के लिए क्या करना है। अच्छा, अगर मैं इसके लिए आप लोगों के साथ एक पेपर शेयर कर दूं कि इस्लामियात का पेपर होता कैसे है तो ये है इस्लामियात का पेपर। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सिंपल से आए हुए हैं क्वेश्चन, दीन और मजहब में क्या फ़र्क है, और दौर हाज़िर में मजहब की ज़रूरियात और अहमियत को बयान करें। तो ये पंजाब का पीएमएस का पेपर है, इसमें सिंपली दीन और मजहब का फ़र्क पूछा हुआ है, और ये कि आजकल के दौर में जो है इसकी क्या सिचुएशन है, इसकी अहमियत क्या है, वो आपने बतानी है। दूसरा क्वेश्चन है ज़कात की फ़र्जियत बयान करें। माशरे से गुर्बत के खात्मे के लिए पाकिस्तान में उसके नफाज को किस तरह मौसर बनाया जा सकता है। अच्छा, आप लोग इसमें नोट करें इन क्वेश्चंस में कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक मेन चीज, एक पार्ट जो है, हर क्वेश्चन के एक पार्ट में उन्होंने एक बेसिक कंसेप्ट पूछा है, जैसे कि दीन और मजहब में फर्क, ज़कात की फर्जियत। सेकंड में उसने जो है वो करंट जो हमारी सिचुएशन है, जो करंट अफेयर्स हैं, जो सूरत हाल है, इससे कनेक्टेड जो है उन्होंने अगला पार्ट जो है वो पूछा है। तो इस तरह से जब आप न्यूज़पेपर बाकायदा पढ़ेंगे, आप न्यूज़ सुनेंगे तो ना सिर्फ करंट अफेयर, ना सिर्फ एसए की न्यूज़पेपर लिखने से, बल्कि ना सिर्फ जीके की तैयारी, बल्कि आप लोगों की इस्लामियात की भी तैयारी होती जाएगी साथ साथ। नेक्स्ट है हमारे पास रियासत मदीना के तनासब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतजामी और सफारती कामयाबी तफसील से रोशनी डालें, ठीक है। ये हो गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात जो थी, उनके सफारती और जो इंतजामी जो उनके
अमूर थे उनका बयान करना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है, खिलाफत राशिदा के इंतजाम अदालती खदोखाल वाज़ेह करें। सेकंड है, इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया गया है, बिलखसूस पाकिस्तान के आइन की रोशनी में जायज़ा पेश करें। और लास्ट है हमारे पास कि इन पर जो है वो नोट लिखें, ख़त्म नबूवत, इस्लामी औरत का मकाम और इज्तिहाद। अच्छा, तो इसमें मैं पहले आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि ये जो अगर आप जैसे कि पेपर है चाहे वो सीएसएस का है, पीएमएस के ना, तो आप ये कोशिश करें कि जो लास्ट इसका पोर्शन होता है यानी कि जो नोट लिखे हुए होते हैं, तो आप इसकी तरफ जो है वो इसको लीस्ट ऑप्शन हो आपके पास कि पहले आप लोगों ने ऊपर वालों को प्रेफ़र करना है। अगर आपको वहाँ से कुछ अच्छे तरीके से नहीं आता तब आप नीचे आया करें। नोट वाले जो वो हैं उनको आप लास्ट में ही रखा करें। वैसे तो ऊपर से सारे क्वेश्चंस ईज़िली हैं, वो आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये इसमें ना मार्क्स का थोड़ा-सा इश्यू बन जाता है। वो नोट पूरे-पूरे लिखने होते हैं और इंसान को समझ नहीं आती कितना लिखे और मार्क्स का भी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बाकी सारे क्वेश्चन आते होंगे अपने पेपर में, तो आप इसकी तरफ जो है वो कम जाएँ। अच्छा जी, तो अभी मैंने ना इसके लिए ये आप लोगों के पास ये आप लोगों को बताने के लिए मेंशन किया है कि जैसे कि हमने पेपर का जायज़ा लिया है, ठीक है? वो सारे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपने इस्लामिक स्टडीज़ में क्या करना है, डेली बेसिस पर जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, क्योंकि ना इसमें जो है मैटर करते हैं कि आपके कोटेशंस, आपके आयात वग़ैरह, ठीक है? उनको आप जब कोट करते हैं विद रेफरेंसेस, तो ये ज़्यादा आप लोगों के मार्क्स इसमें अच्छे मिलते हैं आप लोगों को। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक्सपेरिमेंट्स को भूल जाते हैं ना, ज़ाहिर है इतने ज़्यादा भी होते हैं और आयात वगैरह अगर हमें भूल भी जाते हैं, तो इसमें आप लोगों ने एक काम करना है कि जिस तरह आप लोग वो कैब हो गई, इडियम्स हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स हो गए, उनको डेली बेसिस पर रिवाइज़ करेंगे, तो इनके आयात को भी आप डेली बेसिस पर जो है वो रिवाइज़ करेंगे और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अरबी भी लिखें। अगर आप अरबी लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, उसपे अराब वगैरह ना डालें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी तो इट्स ओके, आप रेफ़रेंस के साथ तर्जुमा कोट कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा उससे भी। सेकंड इस्लामिक स्टडीज़ का ये है कि अगर आपको ऑलरेडी ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो आपने एक काम करना है कि डेली बेसिस पर जो है हर क्वेश्चन पर एक आउटलाइन बनानी है, स्पेशली आप लोगों ने पास्ट पेपर को पहले कवर करना है। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़ के बाद जो थर्ड पोर्शन है हमारा वो करंट अफ़ेयर्स का है, यानी कि जीके का है। और जीके में जो एमसीक्यूज़ वग़ैरह आते हैं वो जस्ट करंट अफ़ेयर्स के नहीं आते, यहाँ पर तो मैंने मेंशन कर दिया है, लेकिन जनरल नॉलेज से भी आते हैं ना। जनरल नॉलेज यानी कि आप लोगों को दुनिया की हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, करेंसीज़ के बारे में, कैपिटल्स के बारे में, ज्योग्राफ़ी के बारे में, हर चीज़ के बारे में और करंट इश्यूज़ भी जो चल रहे होते हैं, डेट्स वग़ैरह उन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए ना। उसको आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो जीके का एक सैंपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड पे, तो वो ये कि उन उसमें ना जीके का जो पेपर होता है, उसमें जस्ट एमसीक्यूज़ होते हैं ना। 100 मार्क्स के टोटल एमसीक्यूज़ होते हैं और ये जीके का पेपर जो है वो बहुत से बच्चों के लिए जो है बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल होता है, यानी कि यहाँ पर फेलियर के चांसेस इस पेपर में ज़्यादा होते हैं और उसकी मेन वजह ये है कि इसमें जो है आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इस वजह से बच्चे जो है इस पास नहीं कर सकते। तो इसमें पहले-पहले मैं आपको ये बताती हूँ आप लोगों ने इसको तैयार कैसे करना है, फिर मैं आपको इसका बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। तैयारी में आप लोगों ने ऐसे ही करना है कि जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट थीम्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसमें से आपके पास एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं, यानी कि अगर आप जनरल नॉलेज की बात करें, हमारे पास पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं दुनिया की, हमारे पास वर्ल्ड कप्स आ जाते हैं, हमारे पास क्या उसको बोलते हैं, मतलब कि टाइटल्स वगैरह आ जाते हैं हमारे पास। और क्या आता है कि
करंसीज आ जाती हैं, कैपिटल्स आ जाते हैं। ज्योग्राफी में जब हम देखें तो रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, उनकी लेंथ हो गई, उनकी विड्थ हो गई, और इसके अलावा ये मतलब चीज़ें वगैरह आपके पास, हाँ डेज हो गए, जो इम्पोर्टेंट डेज हो गए पूरी दुनिया में, पूरे साल में जो है कि 1 जनवरी को क्या हुआ था, सेकंड को क्या हुआ था, इस तरह जो मेन मेन है वो सारी हो गई। ये चीज़ें जो है वो जनरल नॉलेज में इंक्लूड होती हैं। अगर आप साथ में वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये वन पेपर के लिए भी हेल्पफुल होगा। आपको एक दफ़ा पे तैयार करना होगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारे वन पेपर के भी एग्जाम्स के एडमिशन्स वगैरह हो रहे हैं, उनकी भी निकले हुए हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, जैसे कि एएसएफ में लास्ट टाइम निकले थे, अभी लास्ट मंथ जो है उसके एडवर्टाइजमेंट्स आई थी, आईबी के हुए थे। तो इस तरह आपको वहां पर भी हेल्पफुल करेगा ना। तो ये चीजें होती हैं उसमें जीके में। तो आपने क्या करना है, एक थीम पकड़ लेना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रही हूँ कि पर्सनालिटीज का आप थीम पकड़ लेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आप उससे रिलेटेड, आपको दुनिया जहान से जहां जहां से भी आपको कोई सा भी नॉलेज मिलता है, आपने उसको पेपर पर लिखना है, नोट करना है। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नोट करते जाना है हर थीम, डेली एक थीम पकड़ें और उसको नोट करें ना। उससे रिलेटेड हर एरिया से जो है उसको हर तरह से जो है उसको कवर करें। सही है। एमसीक्यूज के लिहाज से आप कवर करेंगे, वैसे नहीं, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके एग्जाम से पहले तक सारे थीम्स आपको लगता है कि हाँ ये सारे के सारे मैंने कवर कर लिए, फिर आपने डेली बेसिस पर वैसे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पाक एमसीक्यूज हो गए, जैसे कि एग्जाम बीडा हो गए। इसी तरह से और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, तो वो सारी जो है आप लोग प्रैक्टिस करें। आपको पता चल जाएगा कि आपने जो इतनी प्रिपरेशन की है डेली बेसिस पर, आप लिखते आ रहे हैं, तो आपकी क्या सूरत हाल, आपकी क्या है, क्या पोजीशन है आपकी, तो आप कितने पानी में हैं, आपको सब पता चल जाएगा। सेकंड आपका थर्ड इसका जो चीज़ है वो ये है कि पास्ट पेपर से आपके पास जितने भी एमसीक्यूज हैं आपने उनको अटेम्प्ट करते जाना। 4 नंबर पे हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान अफेयर। पाकिस्तान अफेयर में आप लोगों के साथ पेपर शेयर करती हूँ। पास्ट पेपर एक मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लिया हुआ है, जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है, अगर मैंने पीछे से जितने भी पास्ट पेपर्स का जायजा लिया है, तो उनमें से जो है प्री पार्टीशन से बहुत ज्यादा आया हुआ है। ठीक है। तो आपने प्री पार्टीशन हो गया, पोस्ट पार्टीशन हो गया, तो पहले आपने प्री पार्टीशन को उठाना है, उसके डेली बेसिस पर एक एक आप टॉपिक करते जाएं। सेकंड फिर आप पोस्ट पार्टीशन पर आए, इसी तरह फिर आप करंट अफेयर में आए। जब आप करंट अफेयर में आएंगे, करंट अफेयर में पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी पाकिस्तान के रिलेशन किन किन के साथ है, कोई डील्स हुई है, ये सब कुछ। ठीक है। आपने न्यूज़पेपर आप डेली वैसे भी पढ़ रहे होंगे, आपको पता होगा जो भी चल रहा है दुनिया में, मुल्क में, पाकिस्तान में, तो वो सब जो है आपको वैसे भी आता होगा। आपने बकायदा उसकी प्रिपरेशन करनी है करंट अफेयर के लिए, तो ये सब आप करते जाएंगे। तो उसके बाद इसमें आपको ये फायदा भी है कि आपको जीके का भी जो एमसीक्यूज वगैरह का है, डेट्स वगैरह या कोई नाम वगैरह जिस तरह होते हैं, वो सारी चीजें भी आपको फैक्ट एंड फिगर याद होते जाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं। पाकिस्तान अफेयर का पेपर है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रोल ऑफ ईसीओ सार्क एंड सार्क फॉर द रीजनल कनेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। तो इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आया हुआ है, पूछा हुआ है कि इनका रोल, ईसीओ का और सार्क का रोल पूछा हुआ है। सेकंड है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, critically evaluate Pakistan's likely relations with USA after withdrawal from अफगानिस्तान। तो यहाँ पर आपने 9/11 के बाद का जो है, उसके बाद जो इम्पैक्ट्स पड़े हैं पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन पर, वो आपने बताने हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन जो है वो प्री पार्टीशन से आया हुआ है। द उलमा ऑफ नदवा attempted to make a synthesis of modernism of Aligarh and conservatism of Deoband in their syllabus। अच्छा, तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि मदरसा जो था उलमा, निदवतुल उलमा, ठीक है, वो और अलीगढ़ की जो इनकी जो तालीमात हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस थी, वो दीनी था और ये दुनियावी लेवल पर था अलीगढ़। तो इसमें आप लोगों ने कंपैरिजन करके वो बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ टू इट्स स्टेट टू द स्टेट
what are its physical features and narrate its advantages and disadvantages. यहाँ पर आपने पाकिस्तान की ज्योग्राफी जो है वो बतानी है, उसके फायदे और नुकसानात बताने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ऊपर जो है वो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर से आए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो प्री पार्टीशन से आया हुआ है। फोर्थ जो है वो पोस्ट पार्टीशन से आया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन फिर हमारे पास प्री पार्टीशन से है, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान दो अ ट्रेजिक पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट द निगेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। ये आपने बताना है कि दो कौमी नजरिया क्या था, और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की जो अलहदगी है इन दोनों की, वो आपने बतानी है, वो किस बेस पर थी, क्या यही वजह थी या जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से नीचे क्वेश्चन गुड गवर्नेंस से रिलेटेड है। फिर 18th अमेंडमेंट है, कश्मीर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान रोल इन यूनाइटेड नेशन। तो सिंपल से है। नीचे हमारे पास क्वेश्चन 8 जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है। अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट एनी फाइव। आपने 5 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, कोई से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 में आप लोगों के पास फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, तो ये सारा ऑब्वियसली आपको करना होगा अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो साथ में मार्क्स भी मेंशन है कि किस तरह से 10 के जो है वो एक एमसीक्यू का जो है वो 2 नंबर है। तो इसी तरह से ये आपके पास पाकिस्तान अफेयर का पेपर था, तो इसकी प्रिपरेशन इस तरह करनी है। अब जो है मैं आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ कि जीके में जो है बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। उसकी वजह मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग है। तो आप लोगों ने कैसे नेगेटिव मार्किंग को टैकल करना है कि देखिए ना, सारे बच्चे जो है वो फुल पेपर करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उनको थोड़ा सा आता है, वो तुक्के ज्यादा मारते हैं। जरूरी तो नहीं है कि आपके तुक्के जो है वो सही लगे, ये तो लक पर डिपेंड करता है। कहीं पर किसी का लक इतना अच्छा हो जाता है कि तुक्का भी ठीक निकलता है। अच्छा, तो आप लोगों ने जस्ट ये करना है कि आप लोगों ने देखना है कि आपको 100% कौन से जो है एमसीक्यूज आते हैं जो कन्फर्म है आपको। अगर आपको 40 to 45 जो है एमसीक्यूज वो कंफर्म आते हैं, तो आप लोगों ने वो करके छोड़ देने हैं। उसके बाद आप लोग ने ये देखना है कि क्या कोई ऐसे भी एमसीक्यूज हैं जिनमें दो दो ऑप्शंस आपको आते हैं, यानी कि आप कंफ्यूज हैं दो ऑप्शंस में, चार में नहीं। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से अगर आपका 45 के बाद आप इस सिचुएशन में होंगे कि अगर आपका एक गलत है तो आपके 4 मार्क्स जो है ना, मतलब के 3 बचेंगे, एक कटता जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 से आई थिंक होती है, आधा नंबर कटता जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने, अगर आपको फुल, जब आपने कंफर्म वाले कर लिए होते हैं, तो उसके बाद जब आप देखें कि ऐसे कोई एमसीक्यू जिसमें आप दो में जस्ट दो दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, फिर आप जाकर तुक्के मारे। अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो छोड़ दें पेपर। क्योंकि बच्चे जो हैं फिर इस तरह से अगर उनको कोई सा भी नहीं आता लेकिन वो तुक्के लगाकर अपना फुल पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो उन्होंने पहले ऑलरेडी मार्क्स 100% जो उनको श्योर होते हैं, उनमें जो मार्क्स उन्होंने लिए हुए होते हैं उसको भी गवा देते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप उन मार्क्स को जो आपके पास आपको गारंटी है कि ये तो मेरे 100% श्योर है, उनको तो बचाए ना। उसके उनको ज्यादा मार्क्स लेने के चक्कर में आप उनको ना गवा दें। तो इस तरह से अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग जो है इस पेपर को इजीली पास कर सकेंगे। बाकी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, और आप लोग करें इसकी एडमिशन करें, इसका सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने करें और तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। इसके अलावा मैं साथ साथ हर पेपर की कोई टेक्निक्स वगैरह, स्पेशली इंग्लिश के जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको तैयार करने की टेक्निक्स वगैरह ले आऊंगी आप लोगों के पास। और बस जो भी है ना, मैं इस साथ साथ जो है आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो बस आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह।